कॉम्बिनेशन के पार्ट 2 की चर्चा आज हम करेंगे। कॉम्बिनेशन के पार्ट 2 में एक्सरसाइज जो है एग्जाम्पल है 16 नंबर। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। द बॉय हेल्प्ड अस, इस लड़के ने हम लोगों की मदद की। तो इस वाक्य में देखा जाए कि क्या बात है। संबंध बता रहा है कि यह वही लड़का है। इस लड़का ने क्या किया, अर्थात संबंध बताने के लिए व्यक्ति के साथ हु का प्रयोग कर सकते हैं या दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो परीक्षा में है उससे आपको हु से ही कंबाइन करके आंसर देता है 4 ऑप्शन में। तो इसका क्या हो जाएगा कि यह वही लड़का है जिसने, तो यहाँ हु का मतलब हो गया या दैट का मतलब हो गया जो या जिसने। व्यक्ति के लिए आया है, किसके लिए आया है, व्यक्ति है यहाँ पर, उसने व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है जो या जिसने। तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यह वही लड़का है जो या जिसने हम लोगों की मदद की। तो जब व्यक्ति का संबंध बताना है तो जो या जिसने के अर्थ में हु या दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह वही आदमी है, पहला वाक्य दिस इज द मैन, इन्होंने हम लोगों को मदद किया। तो कह सकते हैं कि यह वही आदमी है जिन्होंने हम लोगों को मदद किया। तो बढ़ रहा पर जिन्होंने प्रयोग करेंगे तो उसके लिए भी हु का प्रयोग करेंगे और हु के स्थान पर आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए 17, दिस इज द पेन राम गेव मी ऑन माई बर्थडे, यह वही कलम है राम ने मुझे बर्थडे पर दिया। तो यहां पर क्या जोड़ रहा है, संबंध जोड़ने के लिए वस्तु आया है। वस्तु कौन है, द पेन। यहां पर कौन था, द बॉय। तो व्यक्ति रहने पर हु या दैट का प्रयोग किए, लेकिन वस्तु रहेगा तो वस्तु के साथ संबंध जोड़ने में विच का प्रयोग करेंगे। विच के जगह पर भी दैट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दैट का प्रयोग व्यक्ति वस्तु अन्य सभी के लिए किया जाता है। लेकिन हु का प्रयोग सिर्फ व्यक्ति के लिए और विच का प्रयोग व्यक्ति को छोड़ करके अन्य सभी के लिए जो या जिसे के अर्थ में यहां पर करते हैं विच का। तो क्या कहेंगे, यह वही कलम है विच, जिसे, जो या जिसे राम ने मेरे जन्मदिन पर दिया। तो पहला में व्यक्ति का संबंध जोड़ने के लिए हु का प्रयोग किए और दूसरा वस्तु के साथ संबंध जोड़ने में विच का प्रयोग किए। अब एग्जाम्पल हम 18 देखेंगे। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, हिज सन इज ए फाइन सिंगर, यह वही आदमी है, उनका पुत्र जो है सो एक अच्छा गायक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस मैन का संबंध किससे जोड़ रहे हैं, उनके पुत्र से। इसका मतलब व्यक्ति का संबंध व्यक्ति से जोड़ने के लिए हो तब हुज का प्रयोग करते हैं। तो हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यह वही आदमी है जिनका पुत्र। तो यहां पर हुज का मतलब हो गया कौची, जिनका। बड़ है तो जिनका, छोट है तो जिसका, ठीक है। तो व्यक्ति का संबंध व्यक्ति से जोड़ना हो तब हुज का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द मैन, यह वही आदमी है जिनका पुत्र जो है सो एक अच्छा गायक है। तो व्यक्ति का संबंध यदि व्यक्ति से जोड़ना हो तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग करके उस वाक्य को हम कंबाइन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वी रीच द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंचे। द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन खुल गई। मतलब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए और दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग। इसका सब्जेक्ट कौन है, वी, और इसका सब्जेक्ट कौन है, द ट्रेन। द ट्रेन अलग अलग सब्जेक्ट है।
तो उसको कैसे हम कंबाइन करेंगे? पहला है एज सुन एज, दूसरा है नो सुनर देन, तीसरा हार्डली वेन, फिर स्कार्सली वेन से जोड़ सकते हैं। इसका प्रयोग हम देखेंगे। ऐसे वाक्य में दोनों वाक्य के बीच, ऐसे ही वाक्य में दोनों वाक्य के बीच खाली जोड़ दीजिए मीन टाइम, मीन वाइल, जस्ट देन, द मोमेंट तथा द मिनट। सभी का अर्थ होता है उसी समय, उसी क्षण। तो दोनों वाक्य को खाली बीच में, दोनों वाक्य के बीच में इनका प्रयोग कर दीजिएगा तो वाक्य कंबाइन हो जाएगा। तो प्रयोग देखते हैं कि कैसे इससे हम वाक्य को कंबाइन करते हैं। तो एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य कैसे कंबाइन करेंगे से देखें। पहला एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। तो क्या कहेंगे? ज्यों ही हम लोग स्टेशन पहुंचे कि ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ एज सुन एज का मतलब हो गया ज्यों ही या जैसे ही। यहां पर जो कॉमा आया इसका मतलब हो गया की। तो सीधा सीधी वाक्य में जोड़ दिए, ज्यों ही एज सुन एज हम लोग स्टेशन पहुंचे, वी रीच द स्टेशन, की के लिए कॉमा आ गया, द ट्रेन स्टार्टेड। अब इसको नो सुनर देन से भी जोड़ सकते हैं वैसे वही अर्थ में। तो नो सुनर का जब प्रयोग करेंगे तो पहले नो सुनर निकल गया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिटिव वाक्य है वी रीच द स्टेशन। तो इसके प्रयोग में आप ध्यान देंगे कि नो सुनर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब नहीं आएगा, पहले कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा चाहे मॉडल वर्ब रहेगा तो उसको पहले निकालेंगे। तो नो सुनर पास्ट इंडेफिनिटिव में वाक्य है तो डिड निकाले। वी रीच, जब डिड निकाले तो वर्ब के रूप में आ गया, V1 रूप में आ गया। तो नो सुनर डिड वी रीच द स्टेशन। ठीक है। अब दूसरा वाक्य के पहले आप देन का प्रयोग कर दीजिएगा, क्योंकि नो सुनर के साथ देन आता है। यदि पहला वाक्य में नो सुनर तो दूसरा वाक्य में देन जोड़ना बहुत जरूरी है, अगर छूट गया तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो नो सुनर का संबंध किससे? देन से। सेम यही प्रयोग है हार्डली वेन का, हार्डली के साथ वेन आता है। अब दोनों का प्रयोग बिल्कुल सेम है। जैसे हार्डली लाए तो हेल्पिंग वर्ब निकल गया डिड, वी रीच द स्टेशन, और दूसरा वाक्य में क्या जोड़ दिया? वेन जोड़ दिया। ठीक है। हार्डली के साथ संबंध वेन का, नो सुनर के साथ देन का, स्कार्सली के साथ भी वेन का, इसको याद रखना है। और तीनों का प्रयोग सेम है। जैसे नो सुनर के बाद डिड निकाले हेल्पिंग वर्ब, हार्डली के बाद भी डिड निकाले, तो नो सुनर वाला वाक्य में देन से वाक्य को जोड़े, हार्डली वाला वाक्य में उसको वेन से दूसरा वाक्य को जोड़े, और स्कार्सली के साथ भी वेन। तीनों सेम प्रयोग। स्कार्सली उसके बाद डिड लाए, क्योंकि इसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, ध्यान रखना है तीनों के प्रयोग में। तो स्कार्सली डिड वी रीच द स्टेशन, और दूसरा वाक्य में वेन जरूर जोड़ना है, क्योंकि स्कार्सली का संबंध वेन से। तो वेन द ट्रेन स्टार्टेड। तो तीन को प्रयोग ध्यान रखिएगा, नो सुनर के साथ देन, हार्डली के साथ वेन, स्कार्सली के साथ भी वेन का प्रयोग होगा। और तीनों का प्रयोग करने का तरीका एक ही है कि नो सुनर या हार्डली या स्कार्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब ही निकलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब दूसरा वाक्य लिखने के पहले नो सुनर रहेगा तो देन जोड़ना है, हार्डली रहेगा तो वेन जोड़ना है, स्कार्सली रहेगा तो वेन जोड़ना है। एक और प्रयोग बताए थे कि पहला वाक्य और दूसरा वाक्य के बीच में हमने 5 शब्द लाए हैं, दोनों को खाली बीच में जोड़ दीजिएगा और सबका अर्थ होता है उसी समय। तो जैसे कह सकते हैं कि हम लोग स्टेशन पहुंचे उसी समय ट्रेन खुल गई, तो उसी समय के लिए क्या जोड़ेंगे? वी रीच्ड द स्टेशन, मीन टाइम, मीन वाइल, जस्ट देन, द मोमेंट, द मिनट। किसी को आप जोड़ दीजिए, द ट्रेन स्टार्टेड। तो हमने कैसा वाक्य जोड़ा
कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए और दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो आप इतने तरह से उस वाक्य को कंबाइन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल जो है सो 20वां एग्जाम्पल चल रहे हैं। क्वेश्चन है ही विल नॉट कम टू प्ले, वह खेलने के लिए नहीं आएगा। हिज फादर इज इल, उसके पिताजी बीमार हैं। तो देखिए दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है और दूसरा वाक्य क्या बता रहा है? कारण, वह खेलने के लिए नहीं आएगा। इसका कारण क्या है कि उसके पिताजी बीमार हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि यदि दूसरा वाक्य कारण बतावे तो वैसे वाक्य को बिकॉज से कंबाइन करते हैं, ये पढ़ा है पहले। उसी वाक्य को दोबारा लाए हैं कि और कितने तरह से कर सकते हैं। तो बिकॉज से कर सकते हैं, तो ही विल नॉट कम टू प्ले बिकॉज हिज फादर इज इल, प्रयोग बता चुके हैं बिकॉज से, जब दूसरा वाक्य कारण बतावे। लेकिन यदि कारण दूसरा वाक्य बता रहा है और दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव हो, तो उसको और कैसे कर सकते हैं? तो ही विल नॉट कम टू प्ले बिकॉज ऑफ कर दे, ओविंग टू कर दे या ऑन अकाउंट ऑफ, ये आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को पॉजेसिव केस बना दे। जैसे अगर आई सब्जेक्ट रहता तो माई हो जाता, लेकिन संबंध बता रहा है मेरे पिताजी उसके भाई, तो उसको पॉजेसिव केस बनाते हैं एपस्ट्रॉफी एस लगा करके। देखिए बिकॉज ऑफ हिज फादर्स, ये पॉजेसिव केस बन गया। तो व्यक्ति का या रिश्ता का जो पॉजेसिव केस बनाया जाता है वो एपस्ट्रॉफी एस लगा करके। अगर रहता कि सी वाज इल, तो सी का यहां पर क्या करते? हर, पॉजेसिव केस हर हो जाता। आई रहता तो माई हो जाता। लेकिन कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है या किसी का नाम हो तो उसमें एपस्ट्रॉफी एस लगा दे। एपस्ट्रॉफी एस लगते ही वह पॉजेसिव केस में आ जाता है। और उसके बाद जो एडजेक्टिव आ रहा है उसको नाउन बना दे। तो इल का नाउन क्या बन गया? इलनेस। गुड का नाउन गुडनेस। केयरलेस का नाउन केयरलेसनेस। तो पॉजेसिव केस के बाद कोई नाउन ही आता है, इसलिए इसको उस एडजेक्टिव को क्या बना दिए? नाउन बना दिए। अब 21वां क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ही अर्न्स मनी, ही सेल्स मिल्क, वह पैसा कमाता है, वह दूध बेचता है। तो पैसा कमाने का माध्यम दूसरा वाक्य बता रहा है, माध्यम मतलब दूध बेचना उसका माध्यम है। तो उसका हिंदी जब करेंगे तो कहेंगे कि वह पैसा कमाता है दूध बेच करके। तो माध्यम बता रहा है, तो कोई काम करके, यह हिंदी आता है उसका। जैसे उसने मुझे खबर किया, उसने मुझे फोन किया, तो उसने मुझे फोन करके जो है सो हमको खबर किया। ठीक है। जैसे वह पैसा कमाता है, वह पढ़ाता है, तो पढ़ाना क्या है? उसका माध्यम है कमाने का। तो हिंदी क्या कह सकते हैं? वह पैसा कमाता है पढ़ा करके। तो कोई काम करके के अर्थ में बाई प्लस V4 का प्रयोग करें। प्रीपोजिशन में पढ़ाए हैं इसका प्रयोग बाई का, तो बाई प्लस V4 का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग मिल्क। देखिए बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वह ING लग करके आता है। तो बाय सेलिंग क्या बता रहा है? माध्यम बता रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हरी अप, जल्दी करो। यू मे मिस द ट्रेन, मतलब किसी कार्य को करने के लिए कहता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम ऐसा होगा। इसका मतलब दूसरा वाक्य परिणाम बता रहा है। तो यदि दूसरे वाक्य से परिणाम व्यक्त हो तब और
या एल्स या अदरवाइज, ये तीनों का मतलब होता है नहीं तो, तथा लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो कि, से वाक्य को कंबाइन करें। तो क्या हो जाएगा, जल्दी करो, नहीं तो नहीं तो के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं और एल्स या अदरवाइज, नहीं तो यू में मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हें ट्रेन छूट सकती है। हरी अप, जल्दी करो, आगे लेस्ट, ऐसा ना हो कि तुम्हें ट्रेन छूट जाए, तो लेस्ट यू में मिस द ट्रेन। तो लेस्ट के प्रयोग में एक बात याद रखिएगा कि लेस्ट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मे का ही प्रयोग होगा। यदि यहाँ पर विल रहता तो इसके साथ विल कर देते और एल्स या अदरवाइज में, लेकिन जब लेस्ट का प्रयोग करेंगे तो याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद इसमें मे का ही प्रयोग होता है, लेस्ट के साथ ऐसा विशेष प्रयोग है। अगला देखें, ही विल हेल्प अस, इट इज श्योर, इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिया है तो एगो बताएंगे बाकी बन जाएगा। ही विल हेल्प अस, वह हम लोगों की मदद करेगा, यह श्योर है, मतलब पहले वाक्य का ही दूसरा वाक्य विस्तार बता रहा है। तो कहता है कि किसी स्टेटमेंट का विस्तार बताना हो, किसी बात को विस्तार से बताना हो, उसके प्रति आश्वस्त कितना है या निश्चित कितना है या कितना आश्वस्त नहीं है, इसको जब बताना है तो पहला दैट का प्रयोग करेंगे और दूसरा एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देंगे। जैसे एडजेक्टिव श्योर है तो एडवर्ब श्योरली, एडजेक्टिव सर्टेन है तो एडवर्ब सर्टेनली, ठीक है। एडजेक्टिव यदि फॉर्चुनेट है तो फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट है तो अनफॉर्चुनेटली, मतलब एडजेक्टिव में ही एलवाई लगा कर करके उस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाया जाता है। देखिए कंबाइन किए हैं, तो हम चर्चा कर रहे थे कि पहले वाले वाक्य का दूसरा वाक्य जो है विस्तार बताता हो तो उस वाक्य को दैट से भी कंबाइन कर सकते हैं या एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके एडवर्ब बनाते हैं उससे भी। जैसे पहला क्वेश्चन था ही विल हेल्प अस, दूसरा वाक्य क्या था, इट इज श्योर। तो दैट का जब प्रयोग कीजिएगा तो उस वाक्य को पहले लाइएगा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, तब उसके साथ दैट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज श्योर दैट ही विल हेल्प अस, इट इज श्योर दैट ही विल हेल्प अस। तो दैट क्या करता है, पहले वाले वाक्य का विस्तार बताता है। दूसरा एडवर्ब बनाएंगे तो अंतिम शुरू वाला ही वाक्य ले आइएगा, ही विल, और श्योर का क्या कर दीजिएगा, एडवर्ब श्योरली हेल्प अस, सीधे वर्ब के साथ जोड़ दीजिएगा। तो जब एडवर्ब बनाइएगा तो उस एडवर्ब को लाइएगा कहां, वर्ब के ठीक पहले। तो ही विल श्योरली हेल्प अस। अब मान लीजिए कि रहता कि इट इज सर्टेन रहता, इट इज श्योर के जगह पर इट इज सर्टेन, तो क्या हो जाता, इट इज सर्टेन दैट ही विल हेल्प अस, या ही विल, सर्टेन में एलवाई लगाइए, सर्टेनली हेल्प अस। तो इसको दोनों तरह से कंबाइन कर सकते हैं। कब, जब आपको किसी स्टेटमेंट का, किसी वाक्य का विस्तार बताना हो तो दैट से भी विस्तार बता सकते हैं, या एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके भी उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो जो और आपको जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसको ठीक इसी तरह से बना लेना है। अगला देखिए, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, राहुल बहुत तेज है। ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को हल कर सकता है, इसको ही करेगा, ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए कि वाक्य में वेरी के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है और दूसरा वाक्य अफर्मेटिव में है। इससे पहले बताए थे कि यहां पर टू लगता था, टू के साथ एडजेक्टिव,
और दूसरा वाक्य निगेटिव होता था तो उसको आप कंबाइन करते थे TOO2 और TO2 प्लस V1 से या सो दैट से भी, जब वो वाक्य निगेटिव रहता था, क्योंकि 2 प्लस एडजेक्टिव के बाद जो दूसरा वाक्य आएगा उस स्वतः उसका अर्थ निगेटिव ही होगा। लेकिन जब भेरी के साथ जब एडजेक्टिव आया है और दूसरा वाक्य अफर्मेटिव में है, तब इसको कैसे करेंगे से देखिए। यदि वाक्य में भेरी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तथा इसके बाद आने वाला वाक्य अफर्मेटिव में हो तो उसे दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे पहला एडजेक्टिव प्लस एनफ, एडजेक्टिव पहले लाइएगा तब उसके बाद एनफ, एनफ के बाद सीधे 2 प्लस V1 में वाक्य जुट जाएगा, ठीक है। या दूसरा सो दैट से भी, सो दैट का प्रयोग दोनों में चलता था, अफर्मेटिव में भी और निगेटिव में भी चलता है, दोनों में चलेगा। तो क्या बनाएंगे, पहला अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राहुल इज, अब इंटेलिजेंट को पहले रखिए तब उसके बाद एनफ, एनफ के बाद क्या आता है 2 प्लस V1, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एडजेक्टिव पहले आएगा, एनफ बाद में, एनफ के बाद जो आने वाला वाक्य होगा वह इंफिनिटिव रूप में आएगा, मतलब 2 प्लस V1 रूप में। अब इसको सो दैट से बनाएंगे तो क्या होगा, राहुल इज सो इंटेलिजेंट दैट ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वेरी प्लस एडजेक्टिव यदि पहला वाक्य में है और दूसरा वाक्य अफर्मेटिव में है तो इसको दो तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं। कौन कौन से, इनफ का प्रयोग कर करके, और दूसरा सो दैट से, सो दैट मतलब इतना की, इतना की के अर्थ में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 25 नंबर है, रावण वाज द किंग ऑफ लंका। अब देखिए पहले वाक्य में क्या बता रहा है, रावण क्या पद था, रावण मतलब सब्जेक्ट के विस्तार बता रहा है, उसका परिचय विस्तार से दे रहा है, या पद से हो या कुछ से हो। और दूसरा है ही वाज किल्ड बाय राम, वह राम के द्वारा मारा गया। तो जब ऐसा वाक्य हो, कैसा, जब किसी व्यक्ति का विस्तार से परिचय दिया गया हो या उसी के बदले में आया हो, तो वैसे वाक्य को इस प्रकार से कंबाइन करें। पहले सब्जेक्ट ले आइएगा, सब्जेक्ट के बाद कॉमा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कॉमा, उसके बाद जो पद है उसको लिखिएगा, फिर कॉमा, और फिर दूसरा जो वर्ब है उस सीधे वर्ब को ला करके जोड़ देना है। कब, जब पहला वाला वाक्य का सब्जेक्ट उसी का विस्तार बताने के लिए आया हो वह वाक्य, तो वैसे वाक्य को किस तरह से कंबाइन करेंगे। तो क्या हो गया, रावण कॉमा द किंग ऑफ लंका कॉमा वाज, यहां से जुट गया वर्ब से, वाज किल्ड बाय राम, ठीक है। जब किसी पहले वाक्य में किसी व्यक्ति के उसके पद से या उसके बारे में विस्तार से बताया गया हो तो वैसे वाक्य को इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं। अब है टेक एन अम्ब्रेला, एक छाता ले लो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, सलाह दे रहा है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और मनाही वाले वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट में रेन, वर्षा हो सकती है, मतलब एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कोई काम कर लो न तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है। तो यदि दूसरे वाक्य से, दूसरा वाक्य से ही इट में रेन, यदि दूसरे वाक्य से ही किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो तो उस वाक्य को इन केस मतलब कहीं ना, इन केस से कंबाइन करते हैं। इन केस के साथ वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएं, यदि पहला वाक्य फ्यूचर टेंस में हो या इंपेरेटिव सेंटेंस का हो तो इन केस को किस टेंस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। और यदि पहला वाक्य ही पास्ट में है तो इन केस के साथ पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए इन केस वाले वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। देखें कैसे बनता है,
क्वेश्चन आपका है कि कोई काम करने के लिए कहता है जब किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो जाए तो कैसे कंबाइन करेंगे, इन केस से। तो इसको हम हल करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहला वाक्य ले लीजिए, टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला इन केस, इन केस का मतलब हो गया कहीं ना, कहीं ना। तो देख रहे हैं कि टेक एन अम्ब्रेला सलाह दे रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो इन केस के साथ सिंपल प्रेजेंट में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट। सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5, तो इट के अनुसार इट रेन्स। समझ में आया कि यदि दूसरे कार्य से किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो तो वैसे वाक्य को हम इन केस के द्वारा कंबाइन करते हैं। इस तरह से आपका जो सिंटेक्स अध्याय था, चैप्टर जो था, यहाँ समाप्त होता है। इस पर थोड़ा सा नियमित रूप से इसको देखेंगे क्योंकि कठिन थोड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसको बताने में जिस शब्द से मैंने कंबाइन किया है तो उसका प्रयोग भी जानना बहुत जरूरी है। तो पूरा इत्मीनान होकर के एक एक जो आपका एग्जाम्पल दिए हैं, टोटल आपको हम 26 एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। आप जब प्रयास करेंगे तो आपको प्रयोग के साथ साथ वाक्य को कंबाइन करना भी सीखेंगे। धन्यवाद।